नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, पहली बात तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, और गूगल प्ले स्टोर से हमारे सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज की हमारी लिस्ट में कुछ 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। पहली खबर है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है और उस टिप्पणी में ये कहा है कि जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीशों के तबादले का मामला सामने आया है, उससे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, उनको अनुचित लाभ हुआ है। ये क्या केस है, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहा है जस्टिस राकेश कुमार ने, इसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी खबर एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। मध्य प्रदेश के एक किसान ने आत्महत्या की और उस सुसाइड नोट में किसान ने ये लिखा कि मेरे शव के अंग को बेचकर जो बकाया है वो चुका लेना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर थोड़ा खुशहाली वाली है, क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन भारत में आ गया है। जी हां, आज एक्सपर्ट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उससे कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि भारत में वैक्सीन अब जल्द ही आ जाएगा और टीकाकरण का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा हमारी पहली खबर से। ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार और जो वहां की न्यायपालिका है उसके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब आपको याद दिला दें कि अक्टूबर के महीने में 2019 में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक पत्र लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे को, और उस पत्र में ये लिखा गया था कि उनकी सरकार को हाई कोर्ट गिराने की कोशिश कर रहा है और उसको अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद तुरंत उसका एक इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जेके महेश्वरी, उनका तबादला सिक्किम हाई कोर्ट में कर दिया गया। और उसी तरीके से जो तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, उनका तबादला उत्तराखंड हाई कोर्ट में कर दिया गया। उसके बाद इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से सारे जजेस ने लिया, और लेकिन लोग ये सोच रहे थे और ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं उन्होंने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जिसके बाद ये दोनों जस्टिस के तबादले हुए हैं। अब आज जो गहरी टिप्पणी जो बुधवार के दिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं राकेश कुमार, उन्होंने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की। और टिप्पणी कब की, जब एक याचिका सामने आई आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो सरकारी जमीन है उसके ऑक्शन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, और जिसमें ये कहा गया था कि इसमें जगन मोहन रेड्डी का कोई रोल नहीं है। तो जस्टिस राकेश कुमार जो उस याचिका की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन खारिज करते करते उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसको मैं अब एक एक करके आपको बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि वाकई में आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है वहां की न्यायपालिका में, और जो साथ में जो वहां का प्रशासन है, वहां का जो मुख्यमंत्री है, एक अजीब सा एक नेक्सस सब सामने आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो ऐसा लग रहा है फेल हो गई है। अब प्योरली मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जस्टिस राकेश कुमार ने कहा है। गंभीर टिप्पणी उन्होंने की है। पहला उन्होंने जो पॉइंट लिखा है अपनी, उसमें बोला था इस याचिका के दौरान कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सत्ता में बैठे लोगों का निशाना है। आप यू मार्क माय वर्ड्स, दिस वाज द फर्स्ट लाइन व्हिच ही सेड कि सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सत्ता में बैठे लोगों का निशाना है। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से 14 दिसंबर को जो तबादले की सिफारिश की गई थी, यानी कि जो जस्टिस बोबडे को जो पत्र लिखा था जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो ऐसा लग रहा था कि तबादले की सिफारिश की गई थी। तबादला किसका? जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का। तो ये बात उन्होंने कही कि ऐसा लग रहा था कि तबादले की सिफारिश की गई थी। अब उन्होंने ये भी कहा कि अब इससे किसको फायदा होता है, तबादले से अगर किसी को फायदा होता है तो वो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को, क्योंकि उनके खिलाफ 31 ऐसे मामले हैं जिन पर सीबीआई और ईडी की जांच इस पर चल रही है। और अगर ये जजेस का तबादला हो गया है तो उससे जगन मोहन रेड्डी के जो मॉनिटरिंग के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के,
तो उसमें कहीं ना कहीं देरी होगी और जिससे कुछ अनुचित लाभ जगन मोहन रेड्डी को होगा। तो ये बहुत ही कड़ी टिप्पणी है अगर ये एक हाईकोर्ट के जज के हवाले से आ रही है। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि जगन मोहन रेड्डी ने जो पत्र लिखा था उसमें जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियों का जिक्र किया गया है कि जो अमरावती लैंड स्कैम था उसमें उनकी जो दोनों बेटियां हैं उनके जो पूरे मामले हैं वो सामने आए थे। लेकिन जो और भी कड़ी टिप्पणी में जस्टिस राकेश कुमार ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि जो ये जमीन घोटाले का जो मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी सरकारी प्रॉपर्टी को या सरकारी जमीन को ऑक्शन कर दे। अगर एग्जैक्टली मैं कोट करूं तो ही सेड दैट हाउ कुड अ गवर्नमेंट ऑक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट? इज द गवर्नमेंट बैंकरप्ट? यानी कि क्या बिल्कुल माली हालत उसकी खराब हो गई है सरकार की? इज द गवर्नमेंट बैंकरप्ट? वी विल डिक्लेयर दैट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने इस टिप्पणी में कहा कि अगर इतनी ही खराब हालत है अगर राज्य सरकार की, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इसका पूरा प्रशासन आप हैंड ओवर कर दीजिए केंद्र सरकार को। इसके अलावा राकेश कुमार ने यह भी कहा कि जजेस के लिए मीडिया में जाना एक विकल्प नहीं है, मीडिया में नहीं जा सकते वो अपने डिफेंस के लिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 यानी कि जो मौलिक अधिकारों के जो पिटिशंस हैं वो लंबित हैं और ज्यादातर केसेस में इन पिटिशंस को नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक और कड़ी टिप्पणी में उन्होंने ये भी कहा, उसी याचिका की सुनवाई में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये जो पूरा जो जमीन घोटाले का जो मामला था, जिस तरीके से सरकारी लैंड को ऑक्शन किया गया, उसके बाद 3 राजधानी बनाने की बात कही गई थी, तो उसके केस में देखा आपने कि पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया गया, फिर उसके बाद जो टारगेट रहा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन टारगेट पे रहा और अब अगर टारगेट में है तो वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है जो ये डिसाइड करती है तबादले के मामले में, तो उस केस में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो जिस बात को लेकर मीडिया अक्सर बातें करती है कि केंद्र सरकार में भी ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका इस समय थोड़ा झुकी हुई है, ये प्योरली परसेप्शन की बातें हैं कि ऐसा परसेप्शन है कि न्यायपालिका थोड़ा सा झुकी हुई नजर आती है सरकार के मामले में। तो आज जस्टिस राकेश कुमार जो खुद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ के जज हैं, उनकी ये टिप्पणी आज पूरे इस मामले को एक तरीके से उसका पर्दाफाश करती है कि क्या कुछ चल रहा है आंध्र प्रदेश में। पहली बात तो ये कि सरकारी जमीन का किस तरीके से ऑक्शन हो रहा है प्राइवेट ओनर्स को, उसके बाद जो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जिसकी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल डिफंक्ट नजर आ रहा है, और अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उस पर टारगेट किया जा रहा है। तो जस्टिस राकेश कुमार जो इस बात को कह रहे हैं कि ये एक इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा ऐसे बोबडे को, और उसके बाद ये जो जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस राघवेंद्र चौहान का जो तबादला आया है वो आया। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं आज वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ जजेस के मामले में हो, चाहे प्रशासन के मामले में हो। तो ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन रूल दिखाता है जिसको हम कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जगन मोहन रेड्डी का हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ भी काफी झुकाव बढ़ा था। तो ये सब उनको बल कैसे मिला कि उन्होंने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और उसके बाद ये तबादला हुआ है, जिसको लेकर जस्टिस राकेश कुमार ने भी कहा है कि देखिए ये इंप्रेशन आता है कि शायद चीफ जस्टिस के पत्र लिखने के बाद ये ट्रांसफर्स हुए हैं, तो इसमें कोलिजियम को पारदर्शिता रखनी चाहिए। तो इस केस से देखिए लर्निंग लेसन्स बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये कि जो राज्य सरकार है उसके लिए एक लर्निंग लेसन है कि सरकारी जो जमीन है उसका आप ऑक्शन ऐसे तरीके से प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज को किस तरीके से राज्य सरकारें दबाती हैं, आंध्र प्रदेश एक उसका एग्जाम्पल है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आज इतने सारे 31 मामले इस समय हैं उनके खिलाफ, लेकिन एक भी मामले में अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, जिसको लेकर जस्टिस राकेश कुमार ने भी कहा है। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्लो है, जो बैठे हुए जजेस हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, और यहां तक कि केंद्र सरकार की भी मदद ली जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय आंध्र प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है जगन मोहन रेड्डी की सरकार में, चाहे वो प्रशासनिक प्रक्रिया हो, चाहे न्यायपालिका की प्रक्रिया हो। ऐसा लगता है कि वहां पर सब कोई दबाव में है। और जो नागरिक की अगर मैं बात करूं तो जस्टिस राकेश कुमार ने इस बात को भी कहा है कि जो आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने आर्टिकल 21 और 22 का उल्लेख किया है अपनी इस याचिका की सुनवाई के दौरान, जिसमें कि ये सारी गंभीर टिप्पणियां
आई हैं सामने। तो एक जज का एक याचिका की हियरिंग के दौरान इस तरीके की एक स्ट्रांग टिप्पणी करना, और वो भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो इसमें वाकई में दाल में कुछ काला नजर आता है। अब इससे जगन मोहन रेड्डी को केंद्र सरकार कितना सपोर्ट करती है इसमें, क्या उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक होंगे, न्यायपालिका के लिए इस समय क्या लर्निंग लेसन्स है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है, ये सारे सोचने वाले सवाल हैं। लेकिन अगर मीडिया इन पर सवाल खड़ा करता है, या मीडिया अगर आज जाके डायरेक्ट किसी सिटिंग जज से बात करता है, तो पहली बात तो जजेस बात नहीं करेंगे, जो कि जस्टिस राकेश कुमार ने खुद भी कहा कि अगर आज किसी जज के ऊपर उंगली उठती है तो वो जज मीडिया में अपनी डिफेंस के लिए नहीं जा सकता है। तो बात वही है कि अगर मीडिया उंगली उठाता है तो मीडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस हो जाएगा, कंटेम्प्ट केस लगा दिया जाएगा। जिस तरीके से देखिए प्रशांत भूषण का मामला सामने आया था। तो आज जो न्यायपालिका की जो वर्किंग्स हैं, उसकी जो लेकर प्रक्रिया है, आज उसमें आत्ममंथन कैसे होगा, ये जजेस को खुद सोचना है और विचारना है। क्योंकि जहां तक इंटेग्रिटी है, प्रोबिटी है कोर्ट की, वो आज सारी चीजें वो आज घेरे में है, क्योंकि लोग उन पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। एक आम आदमी की विश्वसनीयता इस पर टिकी हुई है। तो आज चाहे वो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, आज सभी के लिए लर्निंग लेसन्स है। ये जो टिप्पणी आई है जस्टिस राकेश कुमार की, इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर थोड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके से एक खबर आई है कि किस तरीके से 35 साल का एक किसान था जिसका नाम था मुनेंद्र राजपूत, और उसका बिजली का बिल बकाया था लगभग 88,000 रुपए का, और वो बिल नहीं चुका पाया। और जब बिल नहीं चुका पाया तो जो डिस्कॉम के जो अधिकारी हैं, जो बिजली कंपनी के जो अधिकारी थे, वो आए। मुनेंद्र राजपूत एक आटा चक्की चलाते थे, तो उनकी आटा चक्की को उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, साथ में उनकी मोटरसाइकिल भी उन्होंने जब्त की और कुर्की घोषित किया। और ये जो इंसल्ट थी, ये जो जिस तरीके की बेइज्जती इन बिजली अधिकारियों ने पूरे गांव के सामने की, तो मुनेंद्र राजपूत इस चीज को झेल नहीं पाए और उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन फांसी लगाने के बाद जो उनकी सुसाइड नोट थी, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। उस सुसाइड नोट में मुनेंद्र राजपूत ने ये साफ साफ लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे शव के अंदर जितने भी अंग हैं, उसे बेचकर आप इससे जो पूरा बकाया है बिजली का, वो आप दे सकते हैं। और मुनेंद्र राजपूत की एक छोटा सा परिवार है, उसकी 3 छोटी बेटियां हैं, और आप सोच सकते हैं, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये लिखा गया है, क्योंकि जो मुनेंद्र के भाई हैं लोकेंद्र, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि मुनेंद्र राजपूत जो किसान थे, वो एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनकी जो पहली फसल थी वो खराब हो गई, जो खरीफ की खेती थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गई। उनके पास एक भैंस थी जिसे करंट लग गया, वो भैंस मर गई। उसके बाद लॉकडाउन के चलते उनका कोई काम नहीं चल पाया, और इसी बीच उन्होंने आटा चक्की मिल खरीदी, और आटा चक्की मशीन खरीदकर उसमें भी जब काम नहीं चल पाया, उसमें बिजली का बिल आता गया, और उस बिजली का बिल जो बकाया होते होते वो लगभग 88,000 रुपए ये पूरा अमाउंट पहुंच गया था। तो आज एक बिजली के बिल चुकाने को लेकर किस तरीके से किसान को जूझना पड़ता है, ये आज के समाज की अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और खासकर अगर वो गरीब किसान है, तो वो आज गांव में लॉकडाउन के समय उसने कैसे जूझा है। एक तो उसकी फसल खराब हो गई, भाग्य कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, उस बेचारे के पास एक भैंस थी जिसको करंट लग गया, भैंस से उसकी आमदनी होती थी, दूध बेचता था, और उसके बाद जब आटा चक्की उसने खरीदी, आज वो भी जब्त कर ली गई बिजली अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि उनकी बिजली का बिल बकाया था। तो अब ये आज के समाज की, स्पेशली जो ये कोरोना काल है, इससे गरीब किसान किस तरह से जूझ रहा है, ये अपने आप में एक आईना दिखाता है। आज हम बिजली के बिल की सब्सिडी की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से देखिए आज बुंदेलखंड में ये जो मामला है, ये चौथा सुसाइड का मामला आज बुंदेलखंड में सामने आया है। ये चौथा केस मुनेंद्र राजपूत का ही था, और जिसमें कि किसानों के हाथ हताशा ही लगी है, और इसके वजह से किसान इस समय एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और किसान ही क्यों, हर गरीब आदमी आज जिसके पास
नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। आज सारे किसान इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मुनेंद्र राजपूत इस पीड़ा को झेल नहीं पाए, इस बेइज्जती को झेल नहीं पाए कि किस तरीके से पूरे गांव के सामने उनकी आटा चक्की मिल और आटा चक्की को और जो मोटरसाइकिल थी उसको जब्त किया गया और वो उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। अब ये सरकार को सोचना है कि किसानों के लिए वो किस तरीके की सब्सिडी दें, किसानों को किस तरीके से निजात पहुंचाएं, किसानों की जो जिंदगी है उसे कैसे आसान बनाएं। सरकार कहती तो है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 से, हम अभी कृषि कानून लाए हैं और कृषि कानून आ जाएंगे जिसमें कि किसानों को ये शंका है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हावी हो जाएगा किसानों पे, तो क्या ये किसान उस तरीके के प्रेशर को भी झेल पाएंगे? आज ये एक सिंपल प्रेशर था जो ये किसान मुनेंद्र राजपूत नहीं झेल पाया। लॉकडाउन के चलते उसकी कोई कमाई नहीं थी, उसी के दौरान उसने बेचारे ने आटा चक्की खरीदी, वो नहीं चल पाई, बिजली का बिल बढ़ता गया। तो आज जो ये किसान है ये कैसे बकाया अपना चुकाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसमें राज्य सरकारें कितनी मदद करेगी। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने मुनेंद्र राजपूत के लिए 25,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया है। क्या 25,000 रुपए से मुनेंद्र राजपूत के परिवार का जो न्याय है वो उसको मिलेगा? क्या उसके परिवार की गरीबी है उस 25,000 रुपए से दूर हो जाएगी? क्या उसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनकी जो भावनात्मक एक इस समय जो कमी उनके पिता के ना होने से हो रही है, वो क्या कमी राज्य सरकार दूर कर पाएगी? आज ये सारी सोचने वाली बातें हैं और ये किसान का जो सुसाइड एक ऐसे समय में आ रहा है कि आज लाखों हजारों किसान आज सड़क पर बैठे हैं और सिर्फ इसी को कह रहे हैं कि अगर ये 3 कृषि कानून आ गए तो उनका भविष्य अंधेरे में है। अगर आज हम सिंपल चीजों से किसान नहीं जूझ पा रहे हैं तो कल को जब ये कृषि सुधार जैसे नियम लागू हो जाएंगे या लागू हो चुके होंगे, कई जगह लागू हो भी गए हैं, और किसान अगर उन्हें नहीं झेल पाएगा तो क्या होगा? क्या किसानों की लंबी एक कतार हमें दिखेगी कि रोज किसान सुसाइड कर रहे हैं? ऐसा है भी हकीकत में कि अलग अलग राज्यों में आपने देखा किस तरीके से किसान सुसाइड कर रहे हैं। जब से ये पूरा किसान आंदोलन शुरू हुआ है 40 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, चाहे वो ठंड से मरे हो, किसी ने सुसाइड किया। लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि किस मानसिक तनाव से आज का किसान गुजर रहा है। सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है कि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया, फसल बीमा दे दी, 6,000 रुपए उनकी अकाउंट में डाल दिए। आज किसान किस बात के लिए लड़ रहा है? किसान ये कह रहा है कि हमें ये 6,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें हमारा वजूद चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और ये हक कैसे अदा किया जाएगा किसान को, ये राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सोचना है। वरना ये मुनेंद्र राजपूत जैसे आज कई किसान हैं जिनकी इस तरीके से आत्महत्या की खबर आती रहेगी। तो ये वाकई में एक वेकअप कॉल है किसानों के लिए, वेकअप कॉल है सरकार के लिए और समाज के लिए भी। ये कितना बड़ा एक लर्निंग लेसन है कि इस लॉकडाउन में किस तरीके से जो एक गरीब परिवार है वो कैसे जूझता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ये सारी बातें देखने लायक हैं। और जो शहर की चकाचौंध में या जो सुपर रिच आप जिनको कह लीजिए, जिनकी रिचनेस में कमी नहीं आई है, उनकी बल्कि जो आमदनी है वो बढ़ती ही गई है, ये लोग शायद इस चीज का दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के वैक्सीन की। जी हां, अब जल्द ही भारत में भी कोरोना वैक्सीन आ जाएगा। आपको याद होगा कि आज एक्सपर्ट ग्रुप की आज मीटिंग थी, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और अब जो वहां से संकेत मिल रहे हैं उस मीटिंग के बाद वो काफी सकारात्मक है। ये सुनने में आ रहा है कि इस एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट के हिसाब से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी जो वैक्सीन बना रही थी कोविशील्ड, उसके लिए इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो आवेदन दिए गए थे, तो शायद उसे अब आवेदन जो फाइल किए गए थे उसे जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। और इस एक्सपर्ट सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये सुरक्षित है और प्रभावी है। यानी कि जितने अभी सवाल खड़े हो रहे थे उसकी सुरक्षा पर, उसके इम्पैक्ट पर कि कितनी इफेक्टिव है, उसको लेकर अब कहीं सवाल नहीं है। अब केवल क्या बचा है कि जो जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया है उनको अब ये हरी झंडी देनी है, यानी कि DGCI को अब हरी झंडी देंगे और उसके बाद ये टीकाकरण का प्रोग्राम देश में शुरू हो जाएगा। अब आपको याद दिला दें कि 2 जनवरी को ड्राई रन्स होने हैं। ड्राई रन्स यानी कि एक तरीके से
वैक्सीन आने के पहले की जो प्रैक्टिस है कि किस तरीके से स्टोरेज से साइट तक वैक्सीन जाएगी, फिर वैक्सीन कैसे लगेगी, फिर कोविन ऐप पर सारा डेटा डाउनलोड किया जाएगा और ये सारी चीजें ड्राई रन में बिना वैक्सीन के लिए की जाएंगी। लेकिन जब वैक्सीन आ जाएगा तो इसी चीज को दोहराया जाएगा और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, बूथ के अंदर गाइडलाइंस कैसे फॉलो होंगी, वो सारी चीजों का जो ड्राई रन है वो 2 तारीख को होना है। अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको ये ऑलरेडी आभास था कि इस कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा और इसके चलते ऐसा आया है कि जो आधार पूनावाला है उन्होंने शुरू से ये बात कही है कि उन्होंने 5 करोड़ खुराक पहले से ही तैयार कर ली है और अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की माने तो उन्होंने कहा है कि अगले साल मार्च तक लगभग 10 करोड़ वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल होंगी। लेकिन बात वही है कि जो पहले जो वैक्सीन आएगी तो ऐसा नहीं है कि हर आम आदमी को पहले वैक्सीन लग जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में जो ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, उनको, बच्चे, ये जो लोग हैं इनको शायद पहले वैक्सीन लगेगी और उसके बाद सारे एज ग्रुप्स में ये वैक्सीन आएगी। तो ये लंबा एक प्रोग्राम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैक्सीन कल आएगी और आपको लग जाएगी तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये खुशी की बात है कि भारत में भी बाकी देशों की तरह जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, जहां पर ऑलरेडी टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो आज भारत भी गर्व से ये कह सकता है कि भारत के अंदर भी कोरोना की वैक्सीन अब जल्द ही आएगी और बहुत जल्द ही टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को ऑलरेडी ड्राई रन है, तो हो सकता है कि 10 जनवरी के पहले ये सारा कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता की बात कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसकी वजह से भी है। आपको याद दिला दे कि 23 नवंबर और 23 दिसंबर के बीच में लगभग 34,000 ब्रिटेन से ट्रैवलर्स आए थे। उनमें बहुत सारे लोग जिनमें कोरोना स्ट्रेन्स पाए गए हैं। आज भी कई मामले आए हैं नए कोरोना के स्ट्रेन के। तो वो एक नई चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा उसमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ वॉलंटियरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें से ऐसे कई ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपने फोन्स बंद कर लिए, जिन्होंने अपने गलत एड्रेसेस दिए। तो उन लोगों को कैसे ट्रेस किया जाए और अगर ट्रेस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनमें नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन का इन्फेक्शन है। तो ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हाँ, अच्छी खबर वही है कि भारत में भी अब जल्द कोरोना वैक्सीन आ जाएगा। तो आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।